हम्म। जी, अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसे करके हेडिंग लिखी हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक्चुअली में 3 से 12, ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के मेटल्स हैं। अब जैसे आप दिमाग में डाल लेते हैं कि ये मेटल्स हैं, तो आपको ये ध्यान आने लगेगा कि इनकी प्रॉपर्टीज में लिखना क्या है। भाई मेटल्स में क्या प्रॉपर्टीज होती है? मेटल हार्ड होता है। भाई ब्लू कलर का मार्कर है इसलिए डल दिख रहा है, तो डल दिखेगा। तुम कहो तो 1 मिनट रुको, मैं इसे ब्लैक कर लेता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ मार्कर। हम्म। तो मेटल्स में कैसी प्रॉपर्टीज होती है? मेटल हार्ड होते हैं, मेटल नॉर्मली सॉलिड्स होते हैं, मेटल मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, मेटल में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं लस्टर या लस्टर, जो भी। मेटल में एक प्रॉपर्टी होती है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो आप समझ जाइए कि अगर ऐसी चीजें लिख रहे हैं हम, तो ये तो सिर्फ टाइम पास है कि जो अंदर लिखा है उसको बताया जा रहा है। ये तो टॉपिक नहीं होने वाले हैं। सबसे जरूरी टॉपिक है हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बहुत रीजनिंग वाला ये चैप्टर है, तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ सकती है बार बार। भाई पहले समझिए कि ये टॉपिक है हमारा। ये तो आप लिखे ना लिखे, याद करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है हमारा टॉपिक, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। पहले आप समझ लीजिए कि एटोमाइजेशन क्या होता है। भाई एटोमाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी मेटल आप लेते हैं, लेट्स मी से कि मैंने प्योर वैनेडियम लिया है या आयरन, बिल्कुल प्योर आयरन। तो प्योर आयरन में होता क्या है? मेरे को सॉलिड मिलेगा ये। तो आयरन के अंदर अगर वो प्योर है तो क्या मौजूद होता है? आयरन एटम। ये मेरे पास आयरन एटम है। देखना, मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड्स बोलूंगा, डाउट का कोई चांस नहीं छोड़ूंगा मैं। और अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो मैं आपको वहीं क्लियर कर दूंगा कि ये समझना है या नहीं। ये आयरन एटम है। अभी इसे एस लिखेंगे हम, क्योंकि एटम क्लोजली पैक्ड है और उनके बीच काफी अट्रैक्शन है। अगर मैं इन्हें हीट देकर, एनर्जी देकर, हीट की फॉर्म में अलग कर देता हूं एटम्स को। सर एक जी एटम यहाँ है। सर जी एंट्री दे दो इसको। अगर मैं इन्हें अलग कर देता हूं एटम्स को, तो ये Fc गैस बन जाएगा। सबको अलग कर दिया मैंने, तो अगर मैं अलग कर देता हूं तो वो FcS से FcG लिख जाएगा उस पर। ये FcG है। जी का मतलब है एटम सेपरेट है। जी फोकस करिए, अगर आपका फोकस बिगड़ा हुआ है तो सुनिए मेरी बात को। मैं एटोमाइजेशन समझा रहा हूं आपको। मैंने ये कई हेडिंग डाली थी जिनमें हार्ड होना, सॉलिड होना, मॉलिएबल डक्टाइल होना, लस्टर होना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। ये बुक में भी इतने ही लिखे हैं, इसमें आपको आगे कोई स्टडी नहीं करनी है। ये 6th टॉपिक हमारा मेन टॉपिक है और हमें ये समझना है कि एटोमाइजेशन क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोई भी मेटल लेते हैं ग्रुप 3 से लेके 12 तक, जरूरी है कि आपको पता हो कि मेटल कौन से मेटल हैं 3 से लेके 12 के बीच। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, प्लैटिनम, प्लेडियम, लैंथेनम, ये सभी वही मेटल है जिन मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपको चैप्टर नंबर 3 मे बी 10th क्लास में पढ़ाई गई है।
तो इन प्रॉपर्टीज में एक सबसे जरूरी जो नई प्रॉपर्टी है वो एटोमाइजेशन है। एटोमाइजेशन का मतलब होता है कि एटम अगर कंबाइन फॉर्म में है तो उनको अलग करना है। ये पूरा मीनिंग नहीं है एटोमाइजेशन का, लेकिन इन मेटल्स के लिए तो यही मीनिंग है। अगर आप प्योर आयरन लेते हैं तो उसमें आयरन के एटम कंबाइन मिलते हैं, आपको उन्हें अलग कर देना है तो वो FeS से Feg लिख जाएगा। FeS से Feg लिख जाएगा, इसको सुनना और देखना बहुत जरूरी है। आपको आदत होनी चाहिए कि जैसे ही मैं आगे कभी भी FeS से Feg लिखूं तो आप ये आदत बना लें कि आप समझ जाएंगे कि ये प्रोसेस एटोमाइजेशन है। इस प्रोसेस में लगने वाली एनर्जी को एटोमाइजेशन कहेंगे। और ये बिल्कुल भी आगे चैप्टर उतना इजी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ऐसा नहीं कि आपको यही कठिन लग रहा है, ये आपको हमेशा हर जगह ऐसा ही लगेगा, खुद पढ़ेंगे या कैसे भी थोड़ा स्ट्रगल है इसमें। देखिए क्या भाई, एटोमाइजेशन हाई कब होगा? जब एटम्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। एक सिंपल वर्डिंग में मैं लिख दूं कि दो एटम्स को अलग करना जितना मुश्किल होगा, आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एटोमाइजेशन के लिए। तो यहां जो अट्रैक्शन है, मैं ये कहता हूं कि ग्रेटर द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एटम, higher will be requirement of energy, higher will be requirement of energy to separate them। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही मुश्किल होगा इन्हें अलग करना। ठीक, तो मत जाना मेरी आवाज सुन के, मेरे को मालूम है वो थोड़ा स्लो बोलता हूं मैं, लेकिन वो आप ही के लिए बोलता हूँ। ग्रेटर द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एटम, हायर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू सेपरेट देम। इसका मतलब है जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, अलग करने में उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। हम समझेंगे क्यों ऐसा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सुनिए, बहुत छोटी छोटी डिटेल है जी इसमें। पहले से ही मेरा काम है कि आपको इतना माइंड मेकअप कर देना कि आप समझने ही बैठ जाएं, कहीं आप ऐसे ना आए तैयार ना हो। तो इसलिए मैं आपको इतनी बातें बोल देता हूं पहले ही कि आप ज्यादा से ज्यादा तैयार हो जाएं। अब सुनिए, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इन्हीं में से किसी एटम का, जैसे वैनेडियम। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वैनेडियम में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई क्यों है, क्योंकि वैनेडियम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है, इसका भी एटोमाइजेशन हाई है। वैनेडियम में 23 इलेक्ट्रॉन है। जैसा आप पिछली क्लास में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं, और कई बच्चे तो ये भी कह रहे थे कि उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है इसके पढ़ने की, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं ये आसानी से लिख सकता हूं कि वैनेडियम के लास्ट शेल में 3D में 3 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2, और आप इसे हैंडल करेंगे। तो ये अरेंज करके लिखी हुई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने बता दिए गए थे। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेट्स इमेजिन, ऐसे इमेजिन करना है कि अगर दो वैनेडियम एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये प्योर वैनेडियम लिया हुआ है, और प्योर वैनेडियम में एटम वैनेडियम के सॉलिड फॉर्म में टाइटली पैक होते हैं। दो वैनेडियम एटम अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो इसका क्या रीजन है? तो इसके कई रीजन है। देखो, अट्रैक्शन होने के कई रीजन है। किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं होना है, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। आपको कंफ्यूजन होने लगेगी, आपको इरिटेशन होने लगेगी पढ़ने से, अगर आप एक ही बात को मानकर बैठ जाएंगे। इसके बहुत से रीजन है अट्रैक्शन के, लेकिन कुछ खास रीजन क्या है इन दोनों के बीच इतना अच्छा अट्रैक्शन होने के? वो है जो डी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड ऑर्बिटल है।
अनपेयर्ड ऑर्बिटल में एक खासियत होती है ओवरलैपिंग की। तो हो ऐसा रखा है कि जो वैनेडियम की ये ऑर्बिटल है DXY, DYZ, DZX, इन तीनों ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और सेम बगल वाले वैनेडियम में DXY, DYZ, DZX सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जब ये दो एटम पास आते हैं तो ये ऑर्बिटल्स भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली पास आती है, और इनके बीच ओवरलैपिंग होने लगती है, DXY की DXY से, DYZ की DYZ से, DZX की DZX से। और ओवरलैपिंग इन एटम्स को दोनों को एक साथ बनाए रखती है। ये ओवरलैपिंग फिगर में ऐसी दिखती है जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो ये आपका DXY बना रहा हूं मैं। मे बी आप में से कुछ बच्चे, रेयरली ऐसा चांस है जिन्होंने डी ऑर्बिटल की शेप को कभी देखा ही ना हो। तो ये डी ऑर्बिटल ऐसी दिखती है बेटा, डायरेक्ट याद रखना। अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता है, टॉपिक बड़ा लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसके चक्कर में पड़ गया। और ये दूसरी डी ऑर्बिटल है DXY, ये पूरी एक ही ऑर्बिटल है, ये DXY है, ये DXY, और इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। मुझे इतना पूरा भरोसा है कि जिन बच्चों को मैंने 11th में चैप्टर 4 पढ़ाया है, या जितने भी बच्चे 11th में मुझसे पढ़ते थे, वो इसे देखते ही पहचान जाएंगे। इस पर हमने बहुत काम किया है, ओवरलैपिंग पर। तो ये ऑर्बिटल, ये दोनों और ये दोनों आपस में ओवरलैप करके रखती है, ओवरलैपिंग एटम्स को पकड़ के रखता है। तो एक सीधा सा कारण, देखो सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर, कि इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई क्यों है? तो इसका सीधा आंसर है क्योंकि बहुत सारी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकती है ओवरलैपिंग में। मेनली मोस्टली जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो उनमें जो ओवरलैपिंग होती है वो एक दो ऑर्बिटल की होती है, ज्यादा से ज्यादा 3 की होती है, और यहां 3 की ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन सिर्फ 3 तक ही इस एटम के अंदर ये लिमिटेड नहीं है। कई एटम ऐसे हैं डी ब्लॉक में जिसमें 5-5 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है। तो आप रुकिए, उनका नंबर आएगा। तो जितनी ज्यादा ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी उतना ज्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इन्हें अलग करना उतना मुश्किल होगा। तो इनके एटोमाइजेशन हाई क्यों है? तो इसका कारण है, इसका रीजन है N-1 डी अनपेयर्ड ऑर्बिटल का मैटलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना। इतना लिखना होता है जी आपको। ये इसके नोट्स हैं जी, आप मैंने दिए हुए हैं PDF इसकी, उनमें ये सब लिखा हुआ है। मे बी आपने उन नोट्स को देख के अंदाजा लगा लिया होगा, जैसे दूसरे नोट्स होते हैं वो ऐसे नहीं है, उन्हें पढ़ के देखिए, वो मैंने खुद लिखे हैं और उसमें हर एक बात का रीजन लिखा हुआ है। इसका भी रीजन 100% लिखा होगा। इसका रीजन है N-1 डी अनपेयर्ड ऑर्बिटल का मैटलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना। इस लैंग्वेज में उसमें लिखा हुआ है। मैंने तो फिर भी इतनी देर लगा दी है, उन्होंने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है। आप मुझे एक बार बताएंगे समझ आ रहा है? फिर मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, फिर मैं तेजी से आगे चलूंगा। हाँ जी। हम्म। चलिए अब एक दूसरी बात है, इस बात को अब छोड़ेंगे और एक दूसरी बात पर चलेंगे। ठीक, इस बात को समझना फिर भी इजी है एटोमाइजेशन के बारे में। दूसरी बात में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जिन एक्सेप्शन को मैं बोल दूं कि आप इसे इग्नोर कर दीजिए, समझ लीजिए उसे किताब ने इग्नोर कर दिया, उसका क्वेश्चन कभी नहीं आता है, उसका रीजन कोई एक नहीं है। इतनी बातें उस समय ना की जाए। मैं आपको सीधा बता दूंगा कि आपको ये एक्सेप्शन नहीं समझना है, ये समझना है। अगर आप एक्सेप्शन के ज्यादा पीछे पड़ेंगे, जिन्हें मैं इग्नोर कर रहा हूं, और आप उनके पीछे पड़ेंगे, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा कंफ्यूजन के अलावा, और जो आ सकता है आपको वो भी नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए अब ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हर किसी के लिए बॉक्स नहीं बना पाऊंगा मैं, स्पेस नहीं है, आपको ऐसे ही देखनी पड़ेगी। 3d1 4s2, इसमें एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड ढूंढनी है, डबल वाली नहीं चलेगी, वो भी 3d वाली ढूंढनी है। इसमें एक अनपेयर्ड है 3d2 4s2। टाइटेनियम में दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकती है। जाहिर है इसके मुकाबले इसका एटोमाइजेशन ज्यादा आना चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा डी ऑर्बिटल ओवरलैप कर पाएंगी। 3d3, इसमें तीन तीन ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, नंबर मैं नीचे लिख रहा हूं, ये अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है। क्रोमियम एक्सेप्शन है, 3d5 4s1, ये चार पांच पांच इसमें अनपेयर्ड है। मैग्नीज 3d5 4s2, 5 अनपेयर्ड है। आयरन 3d6 4s2, कितनी अनपेयर्ड है? चार। आप यहां देख लीजिए 3d6 में चार अनपेयर्ड क्यों है? 1 2 3 4 5, अगर मैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरता हूं, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो अनपेयर्ड चार ही बचेंगी और जो अनपेयर्ड है वही ओवरलैपिंग में शामिल होंगी। 3d7 4s2, अनपेयर्ड तीन हो गई है। 3d8 4s2, अनपेयर्ड दो बचेंगी। 3d10 4s1, अनपेयर्ड एक भी नहीं है। 3d10 4s2, इसमें भी नहीं है। अब आप एक चीज समझिए, क्या सिर्फ एटोमाइजेशन इसी बात पर डिपेंड करता है कि किसमें कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल है? यानी जिसपे अनपेयर्ड ऑर्बिटल ज्यादा है वहां ज्यादा ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं और वहां एटोमाइजेशन ज्यादा आएगा, सिर्फ वही इतनी सी बात है? तो आंसर नहीं है। ये एक मेन रीजन है, लेकिन अकेला यही रीजन नहीं है। अगर अकेला यही एटोमाइजेशन के ज्यादा या कम होने का रीजन होता तो तीन अनपेयर्ड और तीन अनपेयर्ड, तीनों में तीन तीन अनपेयर्ड हैं तो इनकी एटोमाइजेशन भी सेम आती। लेकिन हम जानते हैं एटोमाइजेशन सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं है। ये जनरल बात है, एक सामान्य है। इसीलिए इसमें एक्सेप्शन आएंगे। कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे मगर उसके एटोमाइजेशन उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एटोमाइजेशन सिर्फ अनपेयर्ड पर डिपेंड नहीं है। उस एटम में एटोमाइजेशन के कुछ दूसरे कारण हैं जो उसके एटोमाइजेशन को कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। हमें उस कारणों के पीछे ज्यादा नहीं जाना है। इसका मीनिंग जो भी मैं लिखूंगा वो 100% से भी ज्यादा होगा ऑलरेडी। अब देखिए, एटोमाइजेशन का एक छोटा सा ग्राफ सा बनाया उन्होंने। एक मिनट में उस ग्राफ को एक बार चेक जरूर कर लो। एमपीबीपी और ये है एटोमाइजेशन। सीरीज 1, ठीक है जी। अब सुनिए, एटोमाइजेशन का ग्राफ कुछ ऐसा है। फिर ये फिर चेक कर लो थोड़ा सा, ऐसे ऐसे नीचे गिर गया। ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि अगर आप स्कैंडियम से टाइटेनियम पर जाते हैं, फिर वैनेडियम पर, फिर क्रोमियम पर, फिर मैग्नीज पर, फिर आयरन पर, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर कॉपर, फिर जिंक, तो एटोमाइजेशन शुरू में 20 तक बढ़ता है। यहां तक एटोमाइजेशन बढ़ रहा है क्रोमियम तक। डेल्टा एच नॉट इंक्रीज, with increase
in greater with increase in unpaired orbitals in n minus 1 d ऑर्बिटल। और मैग्नीज को छोड़ दीजिए, अभी एक्सेप्शन है ये। अगर आयरन से जिंक तक जाते हैं तो एटोमाइजेशन जनरली डिक्रीज स्लोली एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड n माइनस 1 d ऑर्बिटल डिक्रीज। और इवन जिंक का तो बहुत ही कम एटोमाइजेशन है, मैग्नीज एक एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन का आंसर बड़ा सीधा है और यकीन मानिए किसी भी किताब में नहीं लिखा मिलेगा आपको रिफ्रेशर में, फिर भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं आपकी मदद के लिए। वो ये है कि मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना नहीं चाहती। जब कॉन्फ़िगरेशन यानी जब ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होती है तो उनमें कोई भी चेंज करना, उन्हें किसी भी तरीके का चेंज अपने अंदर पसंद नहीं होता है। और इन्हीं में से एक चेंज है ओवरलैपिंग। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से रिफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ओवरलैपिंग भी इसीलिए होती है क्योंकि ऑर्बिटल एक दूसरे से मिलकर एनर्जी रिलीज करके स्टेबल होना चाहती हैं। लेकिन जब एटम्स की ऑर्बिटल कुछ ज्यादा ही स्टेबल होती है तो वो ओवरलैपिंग को रिफ्यूज कर देती हैं। ये इसका एक मेन कारण है, या ये कह लीजिए सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा लोग साइंटिस्ट जिस बात को मानते हैं वो ये है कि मैग्नीज में इतने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी मैग्नीज की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में शामिल नहीं है, डी ऑर्बिटल। इसका एक मेन रीजन ये हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है और ऑर्बिटल ओवरलैप करने के रिफ्यूज कर रही है। नया क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्रोमियम पे बच्चा पूछ लेगा कि सर क्रोमियम की भी एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं आपसे ये कहूंगा इसके कुछ और भी कारण है। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन भी एक्स्ट्रा स्टेबल है, मगर क्रोमियम की एटोमाइजेशन उतनी कम नहीं है जैसे मैग्नीज की कम हो रही है, यानी क्रोमियम की ऑर्बिटल्स फिर भी ओवरलैप कर रही हैं। उसके कुछ अदर रीजन है, आप इतना इसके पीछे मत पड़िए। जनरल एक बात है, पहले एटोमाइजेशन बढ़ा और फिर वो स्लोली घटा। एक इसमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन जिंक के ऊपर जरूर है, जो बहुत लो एटोमाइजेशन है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ n-1 d orbital, due to non-availability of single electron in। अब ये मैंने पढ़ा दिया है, थोड़ा फास्ट लो जैसे भी। इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन अगर तुम्हें आ जाए कुछ पढ़ के या कोई वीडियो देख के तो मुझे बताना, मैं भी वो वीडियो देख के आपको पढ़ के समझा दूं। बताइए, समझ आया? खत्म हो गया एटोमाइजेशन, दूसरा टॉपिक पकड़ेंगे जी। अब मुझे बताते जाइए, ऐसा नहीं करना कि मुझे अकेला छोड़ दो, डी ब्लॉक में अकेला रात में बोर्ड पे लगा हुआ हूं। ठीक है, ओके। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं 10 सेकंड रुक रहा हूं, पूछ लीजिए जी। बिल्कुल भी बात के लिए नहीं छोड़ना है, और याद रखिए कि आप यही बातें मुझसे पूछेंगे जो अभी मैं कह रहा हूं, यही बातें अभी आप गौर नहीं करेंगे और यही बातें आप मुझसे पूछने लगेंगे। जैसे पहले ये बढ़ क्यों रही है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े, बाद में पेयरिंग होने से, जोड़े बनने से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने से एटोमाइजेशन भी रफली घट रहा है। ये सब कुछ रफली ही चलेगा पूरे चैप्टर में, क्योंकि किसी भी एक कारण के, किसी भी एक चीज का कोई एक कारण नहीं है।
तो एक ही कारण से आप हर चीज को समझाने की कोशिश करेंगे तो ट्रेंड रफली ही आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। और रफ ट्रेंड से इरिटेट नहीं होना है, मतलब ऐसा नहीं होना है कि कोई सीधी चीज क्यों नहीं हो रही है, ऐसे नहीं लेना है। मैंने इसको सीधा बना तो दिया है। मैग्नीज के बारे में मैंने बता दिया, क्रोमियम के बारे में मैंने आपसे कहा कि कोई सवाल पूछ सकता है कि अगर मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और इसलिए ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर रही है और मैग्नीज का एटोमाइजेशन कम आ रहा है, तो क्रोमियम की भी तो कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है, D5 है ना उसमें, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड क्रोमियम में भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा इसको इग्नोर कीजिए। इसके कुछ और कारण हैं कि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के बावजूद भी ऑर्बिटल ओवरलैप क्यों कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब अगली चीज सुनिए। भाई अभी आपको एक बात समझनी है बहुत जल्दी कि न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या चीजें होती हैं, थोड़ी तेज समझ लेना है। कुछ ही बच्चे ऐसे बचे होंगे और मुझे तो लगता है ना के बराबर ही होंगे, एक आधा हो तो हो, जिसे इन तीनों वर्डों के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन एक बार जल्दी बता रहा हूं। जैसे आपके पास सोडियम है, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये दोनों इनर शेल है, ये दो शेल है, दो ही है, 1 2, 1 2 3 नहीं गिननी है, आपको याद दिला रहा हूँ, 1 2 3 3 नहीं गिननी है, गड़बड़ हो जाएगी। दो ही इनर शेल है, एक आउटर। 2 इनर शेल लिख के दे रहा हूं और एक आउटर। आउटर शेल जो होती है, जो न्यूक्लियस है, सॉरी, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स पर, वो न्यूक्लियर चार्ज होता है, या न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। आप यहां लिख देता हूं मैं, देखो, अगर मैं कहता हूं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, टू टू करके मैसेज आ रहे हैं बार बार, पता नहीं कौन। रुको, अगर मैं बोलता हूं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ध्यान दो मेरी बात पर, तो इसका मतलब है साइज ऑफ न्यूक्लियस बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब है साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज, या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज। तो यानी आप समझ जाइए कि साइज पर ही अट्रैक्शन डिपेंड है, बड़े साइज का न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करता है, या सीधा सा मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूक्लियस का। कंफ्यूज ना हो जाओ कभी, अच्छा करने की जगह खराब हो जाए। आप कोई भी एक बात समझ लीजिए कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन पर, सभी पर, वो न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। जैसे सन की जो लाइट है वो सनलाइट कहलाती है, तो सन जो है लाइट देता है, न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। जैसे सन की लाइट सनलाइट कहलाती है और वो सभी को लाइट बराबर देता है, तो न्यूक्लियस भी सभी पर, सभी इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर चार्ज बराबर लगाता है। जो इनर शेल है वो स्क्रीन का काम करती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनर शेल स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। सुन लीजिए, ये बहुत जरूरी साबित होगा इस चैप्टर में, ये टॉपिक बहुत जरूरी, महा जरूरी है ये।
आप बेहद कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने ये चीजें नहीं समझी। न्यूक्लियर चार्ज और आउटर शेल के बीच ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीन का काम कर रहे हैं। हमारे लिए दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एटम में, वो है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीन का काम कर रहे हैं। और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर पर रिपल्सन। अब ये समझिए कि जितना एटम का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, यहां लिख रहा हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन घटता है। पॉइंट नोट करो, घटता है। दूसरा, और अगर न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ता है। भाई जो भी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं उनकी मेहनत वेस्ट ना जाए, तो जो मैं उन्हें करने के लिए कहूं वो करें जरूर। न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसे हमें अप्लाई करना है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में अप्लाई करते समय हमें इससे मुश्किल भी हो सकती है। तो सीधा साधा एटम है, डी ब्लॉक एक टेढ़े मेढ़े एटम से बना है पूरा ब्लॉक, उसमें हमें इन चीजों को अप्लाई करना है। हमें देखना है न्यूक्लियर चार्ज कहाँ बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ घट रहा है या कहाँ बढ़ रहा है। तीसरी चीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक वर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको बार बार ये ना बोलना पड़े न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगाती है। तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन लगाती है उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, न्यूक्लियस अपना पूरा अट्रैक्शन यहां नहीं लगा पा रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीन का काम कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन यहां लगा पाती है उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं, मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, भाई प्लीज इसे पढ़ लो। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि ये तो हमें आता है या हमने 11वीं में पढ़ा था। आपने पढ़ा तो सब कुछ था, अगर वो याद होता तो ये रीड करते ही चैप्टर याद आने लगते। इसीलिए पढ़ ले भाई एक बार तीनों चीजें, फिर मैं आगे समझाऊं। 30 सेकंड में पढ़ लो बेटा, जरा ध्यान से देख लो। वो काम मत करो जिसकी वजह से आदमी मूर्ख कहलाता है, वो काम करो, ज्यादा कॉन्फिडेंस में मत रहो, देखो चीजों को पढ़ो। अब सुनिए, अब ये मैं अप्लाई करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा उसके बाद कि आपको समझ आया कि नहीं। चलिए, अब डी ब्लॉक में हमें इसे कैसे अप्लाई करना है। देखिए, स्कैंडियम से क्रोमियम तक, मैग्नीज एक एक्सेप्शन है, फिर से सॉरी, मैग्नीज के बारे में हमेशा ट्रेंड जो होंगे वो चेंज होते रहते हैं। तो आप मैग्नीज पर भरोसा मत करिए किसी भी चीज के लिए, लेकिन शायद एटॉमिक रेडियस में आप कर सकते हैं। हाँ,
एटॉमिक रेडियस में मैग्नीज पर भरोसा कर सकते हैं, ये आपकी मदद करेगा। वैसे ही थोड़ा सा चेंज है बस मैग्नीज में, तो चल जाएगा, हम इसे चला लेंगे। तो स्कैंडियम से मैग्नीज अलग चलता है और आयरन से जिंक एक अलग टॉपिक है। ये पूरी 3D सीरीज है। 3D यानी कि फर्स्ट सीरीज डी ब्लॉक की, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक ट्रेंड अलग रहेगा और आयरन से जिंक तक बात कुछ अलग रहेगी। दोनों बातों को सुनना है। स्कैंडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3D 1 और 4s2। ये तो इतनी जगह घिर गई इसमें। फोर एस टू, टाइटेनियम 3D2 और 4s2, वैनेडियम हो जाएगा, आ जाएगा। फोर एस टू, क्रोमियम, और ये एक्सेप्शन है 4s8, 3D 1 2 3 4 5 4s2। बस पहले मैं इसे ये समझा दूं, इसमें मैं थक गया बॉक्स बना बना के। अब सुनो, जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पूरे डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट ही जाना होता है। जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसी भी सीरीज में, फिलहाल हम 3D सीरीज में, तो लेफ्ट टू राइट स्कैंडियम से मैग्नीज तक इन्हें नहीं लेना है। नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ये n-1 डी। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो n-1 डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए, बढ़ ही रहे। अगर n-1 डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो 4s का न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन इससे घट रहा होगा। और एक चीज देखिए, जो एटॉमिक साइज है, अगर उसे हैंडल करना है इस चैप्टर में, फिलहाल इस टॉपिक में, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिपेंड है न्यूक्लियस के 4s इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन पर, फिर से पर, वो डिपेंड है न्यूक्लियस के 4s इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन पर। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब एटॉमिक साइज डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस सबसे बाहर वाली शेल यानी फोर्थ शेल पर क्या अट्रैक्शन लगा रही है। अगर न्यूक्लियस लास्ट शेल को अट्रैक्ट ज्यादा करेगी तो लास्ट शेल पास आ जाएगी और साइज घटेगा। अगर न्यूक्लियस लास्ट शेल को कम अट्रैक्ट करेगी तो लास्ट शेल दूर चली जाएगी और साइज बढ़ेगा। ये बिल्कुल 10th वाला कंसेप्ट है। लास्ट शेल पर जितना अट्रैक्शन होगा, एटॉमिक साइज उतना ही छोटा होगा, क्योंकि और लास्ट शेल है यहाँ फोर्थ। ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सारे, यहाँ बात चल रही है फिलहाल लास्ट शेल की, फोर्थ। और लास्ट शेल तक ही साइज मेजर किया जाता है। लास्ट शेल दूर होगी या पास, डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस लास्ट शेल को कितना अट्रैक्ट कर रहा है। अगर लास्ट शेल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वो पास आ जाएगी, कम अट्रैक्ट करेगा तो दूर चली जाएगी। यानी जैसे जैसे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज घटेगा। बिल्कुल 10th वाला टॉपिक है,
यही आपका टॉपिक है, एटॉमिक साइज। अगर लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो n-1 d इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, यानी न्यूक्लियस और 4s के बीच इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस और 4s के बीच। तो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो जिससे स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत स्लोली, बहुत कम कम, ऐसा लिख देता हूं, बहुत कम कम बढ़ता है। तो कम कम क्यों बढ़ रहा है भाई? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा रहे हैं, वो डी में ऐड हो रहे हैं, और डी का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो क्योंकि डी ऑर्बिटल का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो अगर डी ऑर्बिटल का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो न्यूक्लियर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ तो रहा है मगर ज्यादा नहीं। वहीं जो न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस का साइज, वो बढ़ रहा है एक एक करके। इसमें 21 प्रोटॉन है, इसमें 22 प्रोटॉन है, इसमें 23, 24, 25। तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ रहा है और साइज स्लोली घट रहा है। क्या साइज सिर्फ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है? तो आंसर है नहीं। साइज इस बात पर भी डिपेंड करता है किसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, किसमें कम है। साइज बहुत सी बातों पर और डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है। अब अगर आप इनका एटॉमिक साइज देखें तो क्या वो वाक्य में घट रहा है? तो मैं लिख के दिखाता हूं कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है। इसे ऐसे चैप्टर को पढ़ना होता है, एक दो दिन ऐसा चलेगा, अगली क्लास में भी ऐसा ही रहेगा। फिर ये टॉपिक थोड़े ऐसे हो जाएंगे जो ना इतना लिखना होगा, ना इतना कुछ समझने के लिए आएगा। अगर आप साइज देखें, देखो जैसे मैं समझाता हूं, बिल्कुल कहीं से आपको ऐसा लग रहा है मेरी बातों से या कि मेरे को कोई जोर पड़ रहा है टॉपिक को समझाने में, या मैं कुछ भी आलस दिखा रहा हूं, या मैं कोई जल्दी कर रहा हूं, इसी तरीके से आपको भी इसको देखना है। देखो साइज घट ही रहा है क्योंकि लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ रहा है। बिल्कुल एक्यूरेट रखना है बेटा सेंटेंस को, मैं ये कह रहा हूं, ये भी पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है, इससे भी अच्छा थोड़ा लिखना होता है। ये आपके लिए ऐसा किया गया है ताकि आपको समझ में आए। अगर आपने सिर्फ ये लिखने की कोशिश की तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपको उसे बताना है कि अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इससे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ना चाहिए था, और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन घटना चाहिए था, मगर घटा नहीं, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और डी ऑर्बिटल अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं दिखाती। ये मेन बात है। फिर ये एक छोटी बात है कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियर चार्ज का असर दिखेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का नहीं दिख रहा है क्योंकि वो उतना नहीं बढ़ रहा है। और अगर अकेला न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर इससे तो लास्ट सेल पर लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज घट जाएगा। ऐसे है ये। अगर आप आयरन से जिंक पर जाते हैं, ये एक्सेप्शन है जी, मैग्नीज जो थोड़ा सा साइज बढ़ गया है। अगर आप आयरन से जिंक पर जाते हैं, आयरन से कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सुन लीजिए बात को, एक दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ते हुए कि मैंने ये बात बता दी। जब आप इस रिकॉर्डिंग को जरूरत पड़ने पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी आप कई बातों में फंसे हैं, किसी के प्री बोर्ड है, किसी के कुछ है। तो सुनिए, ये और जल्दी बन रहे हैं थोड़े बॉक्स से। वर्क स्मार्टली हो गया भाई मेरा तो।
जीनियस सा महसूस कर रहा हूँ मैं खुद को। भाई कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना। सुनिए, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओ, ज्यादा ही अच्छा, ज्यादा ही वर्क स्मार्टली हो गया। 3D, 3D, 4S, 3D, 4S, ये 3D फिर से 4S, 3D, 4S। अब आप मेरे को कल ये नहीं कहने लग जाना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देख रहे हैं। थोड़े जाग जाओ, यहाँ हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमारा न्यूक्लियर साइज और स्क्रीनिंग इफेक्ट चल रहा है। कभी कभार क्या होता है, बच्चे अगले टॉपिक में भी पिछला हिसाब लगाने लगते हैं, वो छूट गया है, वो खत्म हो गया जी। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ही है इसमें, जिंक। अब देखिए, यहाँ सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ है जी पार्ट नंबर 2 और ये है ज्यादा समझने वाली बात। यहाँ साइज का क्या हो रहा है, साइज ऑलमोस्ट सेम है। अगर साइज ऑलमोस्ट सेम है, साइज ऑलमोस्ट सेम है, अगर साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो मेरे दिमाग में ये जा रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज भी ऑलमोस्ट सेम हो गया है इन सभी में। और अगर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज नहीं, लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन, लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन, हाँ, ऑलमोस्ट सेम। तो अगर एटॉमिक साइज लगभग सेम है तो मेरे यही दिमाग में आएगा कि इन सभी में लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसा क्यों है कि सेम है? इसका मतलब ये है कि एज वी मूव फ्रॉम Sp टू Zn, both nuclear charge and screening effect इंक्रीज इक्वली, दोनों बराबर बढ़ रहे हैं। आप समझना, देखो अब क्या हो रहा है, अब ना जोड़े बनने लगे हैं। अब जोड़े बनने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं ज्यादा। और जब ये एक आपस में एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं तो इसका असर भी 4s पर पड़ता है। अगर मेरे से आगे वाले लाइन में लगे आगे वाले लोग मुझे पीछे धक्का मारे तो वो ठीक है, लेकिन अगर धक्का भी मारे मुझे और आपस में भी लड़ने लगे तो मुझे और ज्यादा रिपल्सन फील होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसे पीछे धकेल रहे हैं और इसका न्यूक्लियस से संपर्क कम कर रहे हैं, मगर ये वाले क्या कर रहे हैं, इसे पीछे भी धकेल रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और आपस में भी लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे पेयरिंग बढ़ रही है। और इस पेयरिंग के बढ़ने से जो रिपल्सन है लास्ट शेल पर वो और ज्यादा लगने लगेगा। तो अगर अब आप आयरन से जिंक की तरफ चलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े बनने लगे हैं, तो जोड़े बनने से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज्यादा बढ़ने लगा है। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज को वो कंपीट करता है फिर,
न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही बढ़ रहा है जैसे पहले बढ़ रहा था, और अब बढ़ने वाला न्यूक्लियर चार्ज लास्ट शेल पर लगने वाले अट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही बढ़कर लास्ट शेल पर लगने वाले अट्रैक्शन को घटा देता है। तो जितना अट्रैक्शन आगे जाने पर बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से उतना ही घट जाता है। जब मैं आयरन से कोबाल्ट पर जाता हूं, तो न्यूक्लियस बड़ा होने से यहां अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, मगर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी उतना ही बढ़ जाता है, जिससे यहां अट्रैक्शन घट जाता है। तो एक चीज अट्रैक्शन बढ़ा रही है, एक चीज अट्रैक्शन घटा रही है, तो अट्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो ये मैं लिख दूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज इक्वली बिकॉज ऑफ पेयरिंग इन 3D ऑर्बिटल। अब एक मिनट लास्ट में रुकिए। जिंक का साइज कुछ ज्यादा आएगा, 137 है शायद इसका साइज, इसके बराबर है साइज जिंक का, कुछ ज्यादा है। आप यहां चलेंगे तो ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, मगर इसका बढ़ जाएगा। इसका रीजन है कि जिंक की लास्ट शेल एक्स्ट्रा स्टेबल है और एक्स्ट्रा स्टेबल शेल एक्सपेंड हो जाती है, और यहां रिपल्सन इसी वजह से कम रहता है। जिंक में सभी जगह पेयरिंग होने से इलेक्ट्रॉन पहले तो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करते हैं, फिर वो एक्सपेंड हो जाते हैं। एक्सपेंड होकर जिंक स्टेबल हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कम रिपेल करने लगते हैं। और इसका एक सीधा सिंपल आंसर है, क्योंकि जिंक में लास्ट शेल बिल्कुल फुली फील्ड है, इसीलिए साइज थोड़ा बढ़ गया है, जिंक थोड़ा एक्सपेंड हो गया है। बताइए, आया समझ में? यस सर। सर और इसमें हर एलिमेंट का अपना रीजन है क्या? भाई जैसा चैप्टर है ना, मैं सबसे बेहतरीन ही बताऊंगा जो भी चीज है इसमें मैं है तो ऐसा ही। नॉर्मली बोल रहा हूँ, हर हर एलिमेंट का अपना रीजन चलेगा क्या इसमें? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसा है ना मैं बता रहा हूँ, लेकिन इससे भी अजीब लगेगा अगर पढ़ोगे। ऐसा ही रीजन है, हर चीज की रीजनिंग है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार वार्न कर रहा हूँ कि ऐसे ही चलेगा। अब बस इसे देखते रहना, मैं बता तो रहा हूँ, जैसे कोई भी चीज है ऐसे लिख लिख के दूंगा मैं, देखो ये लिखी तो है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें कंफ्यूज होने की, बस ऐसे ऐसे पढ़ते रहना। मैं सब सोच समझ रखा है कैसे पढ़ाना है। चलिए, अ, भाई अगली क्लास में तैयार रहना है, ठीक है जी। हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है जी। इतना भी कठिन नहीं है, मैंने लिख के दे तो दिया है आपको, आप पढ़ सकते हैं आसानी से, और क्या लेंगे, किसी किताब में भी ऐसी भाषा में नहीं लिखा होगा। चलिए ठीक है, बाय।